ओके मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है आप सब लोग। भाई चैप्टर हम लोग का चल रहा है क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री मेटलर्जी और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। लास्ट सेशन में मैंने इन जनरल आपको चीज़ें बताई थी कि मेटलर्जी क्या होती है, ओर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, मिनरल्स क्या होते हैं, जनरल टर्म्स पढ़ी थी और डिफरेंट ओर्स पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं मेटलर्जी का। उससे पहले जरा मुझे ये बता दो, जो पूछ रहा हूँ कल की बात है। बताइए जरा किसी एक एल्यूमिनियम के ओर का फॉर्मूला Al2O3.2H2O, इसका नाम क्या है? बॉक्साइट। ठीक है। ओर और मिनरल्स में बताइए, मिनरल्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन earth's crust are called minerals. What are ganj? Are the impurities present with the ore are called ganj or matrix. What is metallurgy? Process of extracting metal from the ores is called metallurgy. लेकिन मेटलर्जी कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा स्टेप हमने ये मोटे तौर पे आपको स्टेप्स बताए थे। बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप है आपका क्रशिंग करनी पड़ेगी और की क्रशिंग करने के बाद उसकी गंदगी साफ करनी पड़ेगी और दी इम्प्योरिटीज गैंज हटानी पड़ेगी, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसेंट्रेशन। एक बार गंदगी हट गई, मेटल मिल गया, मेटल का ओर मिल गया हमें, जैसे मेटल ऑक्साइड मिल गया, Fe2O3 मिल गया। अब Fe2O3 में से O हटाना पड़ेगा, यानी उसकी क्या करनी पड़ेगी? रिडक्शन। रिडक्शन एक बार हो गई, फिर उसकी प्योरीफाई करने के लिए उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी और इस तरीके से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। बीच में एक स्टेप छूट गया, जब वो बताएंगे, आएंगे वहां पे तभी बताएंगे। फिलहाल पहला क्रशिंग कैसे करते हैं वो मैंने बताया था। बिग जो क्रशर्स होते हैं उनसे ऐसे तोड़ के इसकी क्रशिंग करी जाती है, ग्राइंडिंग करी जाती है ताकि ये छोटा छोटा बन जाए। फिर उसके बाद इसकी शुरू करी जाती है साफ सफाई, जो आज का हमारा स्टेप है कि जो आपको ग्राइंड करके ओर मिल गया, उसमें जो गंदगी होगी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, क्ले, सिलिका, फलाना ढिमकाना, उसकी सफाई करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन, या फिर ड्रेसिंग, या फिर क्या चीज? कंसंट्रेशन, एनरिचमेंट या फिर ड्रेसिंग। लेकिन बात यह है, किसी भी ओर की जब आप ड्रेसिंग करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, तो कंसंट्रेशन करने का सिंगल एक तरीका नहीं होता कि लेके जो है कंसंट्रेशन शुरू कर दी, लेके पानी डाल दिया, सारी मिट्टी हटा दी। नहीं, कहीं ना कहीं आपके मन में होगा कि सर जी यस इला, कि अगर हमें अगर मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेशन कैसे करें, मिट्टी, क्ले कैसे हटाएं, अर्दी इम्प्योरिटीज कैसे हटाएं, तो आप सोच रहे होगे कि सर उसको पानी से धोएंगे हट जाएगी। भाई कई ऐसे ओर्स होते हैं जिनके गैंज पार्टिकल पानी से हट जाते हैं धोने से, लेकिन कईयों के नहीं हटते हैं। तो उनके लिए कैसे करोगे? उसके लिए ना टोटल कंसंट्रेशन करने के आपके कोर्स में चार प्रोसेसेस हैं अलग अलग, जिन प्रोसेसेस के हिसाब से अलग अलग ओर्स को कंसंट्रेट किया जाता है, जो ये चार अब आज हमें पढ़ने हैं। पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग, जिसे हम केमिकल मेथड भी कहते हैं। कैसे की जाती है हाइड्रोलिक वॉशिंग? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, हाइड्रोलिक वॉशिंग में वर्ड आ रहा है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी, वाटर। तो यहाँ पे वाटर से ही कुछ किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? जैसे एक स्लोपिंग टेबल ली जाती है, इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी टेबल ली जाती है, बड़े बड़े टेबल नहीं, बड़े बड़े ऐसे स्लोपिंग प्लैंक्स लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, बीच बीच में ना ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं। ऊपर से जो ओर है, जिस ओर में गैंज के पार्टिकल्स भी हैं, यहाँ पे ऊपर से ओर डाल रहे हैं, क्रश्ड वाला ओर जिसमें गैंज भी है। ओर को डिनोट कर रहे हैं रेड कलर के पार्टिकल से, जबकि गैंज को डिनोट कर रहे हैं ब्लैक कलर के पार्टिकल से। अब गैंज, काली गैंज को हटाना है, और चाहिए रेड कलर का,
क्या करेंगे, ऊपर से इस तरीके से पानी, ऊपर से ओर के पार्टिकल्स डाल रहे हैं, गेंज है जिसमें, और साथ में पानी बहा रहे हैं बहुत तेजी से। जब पानी बहाते हैं इसके साथ तो होता क्या है कि पानी के साथ किस तरीके के पार्टिकल्स बह जाएंगे, जो हल्के होंगे या जो भारी होंगे। जो हल्के होंगे वो पानी के साथ बह जाएंगे, और जो भारी होंगे उनका क्या होगा, वो ग्रूव्स में नीचे सेटल डाउन हो जाए, फंस जाएंगे, नहीं फंस जाएंगे भारी होने की वजह से। ऐसा ही किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें आयरन के ओर, टिन के ओर, आयरन या टिन के ओर की बात करें, जैसे आयरन का है Fe2O3, Fe2O3 का नाम क्या है, हेमेटाइट। अगर हमें इसे कंसेंट्रेट करना है, साफ सफाई करनी है, तो उसको इसी मेथड से किया जाता है। हेमेटाइट जो ओर होता है, उस ओर के पार्टिकल भारी होते हैं, जबकि उसके साथ जो गेंज होती है वो हल्की होती है। तो पानी के साथ जब उसे बहाते हैं तो गेंज बह के आगे आ जाती है, देखो काले काले सारे बाहर आ गए, और रेड कलर के सारे यहाँ पे भारी होने की वजह से यहाँ फंस गए। इस मेथड को हम कहते हैं क्या, हाइड्रोलिक वॉश। इसमें जरूरी नहीं है कि गेंज बह के आए बाहर। ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस यहाँ तो अभी मैंने ये बताया कि इसको सेपरेट करने के लिए गेंज हल्की थी, बह के वापस आ गए, आगे आ गई, और ओर के पार्टिकल्स नीचे रह गए। इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है, ऐसे ओर जिसमें ओर के पार्टिकल्स हल्के हो और गेंज भारी हो, तो क्या होगा, गेंज भारी होगी, गेंज यहाँ अटक जाएगी और ओर के पार्टिकल्स आगे आ जाएंगे। बेसिक आइडिया है कि दोनों को सेपरेट करना है, तो तभी सेपरेट कर सकते हो जब उन दोनों की क्या डिफरेंट हो, उन दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट हो, या तो ओर हाई डेंसिटी का हो और गेंज हल्की हो, या गेंज की डेंसिटी ज्यादा हो, भारी हो, और ओर हल्का हो। तो यही इसका प्रिंसिपल है। आपसे इसमें प्रिंसिपल पूछी जानी है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप कहेंगे कि सर जी इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गेंज। या तो ओर भारी हो गेंज हल्की हो, या ओर हल्का हो गेंज भारी हो। बात समझ में आ गई। दूसरा इसमें पूछा जाएगा किस तरीके के ओर्स किए जाते हैं, ये वाले ऑक्साइड ओर्स ऑफ आयरन एंड टिन। किसी को कोई परेशानी, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आया आपका कंसंट्रेशन का मेथड, क्या लिखा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या किया जाता है, जैसे कि मान लें आपने जमीन के अंदर से कोई ओर निकाला, उस ओर में मिट्टी शिट्टी है, कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन जो ओर है वो मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन मिट्टी अट्रैक्ट नहीं होती। बोले अरे फायदा उठाओ मिट्टी को ओर से अलग करने का। कैसे फायदा उठाओ, ये देखिए क्या किया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से एक बेल्ट ली जाती है, बेल्ट को दो रोलर्स के ऊपर घुमाया जाता है, और ऊपर से ओर के पार्टिकल्स इस पर डाले जाते हैं, जिसमें ओर के पार्टिकल्स के साथ साथ गेंज भी होती है। लेकिन इसमें जो ये वाला रोलर होता है, आगे वाला रोलर जो होता है, ये कैसा होता है, ये मैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेट रोलर के साथ कौन चिपक जाएगा, जो ओर के पार्टिकल्स हैं। अगर ओर के पार्टिकल्स मैग्नेटिक हैं तो वो चिपक जाएंगे इससे, और गेंज नहीं चिपक पाएगी। अब सोचो जब ये रोल करते हुए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो आगे कौन सी चीज गिरेगी, जो मैग्नेटिक नहीं है, जो चिपक नहीं पाई, वो आगे गिर जाएगी, और जो रोलर से अट्रैक्ट हो गई थी वो बेल्ट से चिपके 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 यहाँ गिरेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो। इस तरीके से ओर और गेंज को हम सेपरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गेंज। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ओर ही मैग्नेटिक होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि गेंज मैग्नेटिक हो और ओर नॉन मैग्नेटिक हो। बेसिक आइडिया इज दैट कि एक मैग्नेटिक होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक। जैसे इस केस में गेंज नॉन मैग्नेटिक थी, जबकि आयरन का ओर एक होता है जो होता है मैग्नेटाइट ओर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4, उसको इसी मेथड से किया जाता है क्योंकि वो मैग्नेटिक होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये इस तरीके से आप देखिए, ये आपका ऊपर से हॉपर से इस तरीके से और पाउडर्ड ओर डाला जिसमें गेंज भी है, ये नीचे से आ रहा है इस तरीके से, ये बेल्ट चली, ये मैग्नेटिक रोलर है, ये नॉन मैग्नेटिक है।
ये चल रही है, यहाँ से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, देखिए दो अलग अलग हीप्स बन जाएंगी। लेफ्ट में कौन सी बनेगी, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, और इधर आयरन की मैग्नेटिक वाली। ठीक है, समझ में आ गई मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होती है। यस अंश, यस बेटा। ओके, आगे बढ़े राधिका जी, कुछ पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होती है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अरे हाइड्रोलिक वॉशिंग कहाँ लिखा है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ्स। लिख के रख लो कि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मिड टर्म्स, प्री बोर्ड, बोर्ड, ये पक्के से आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। सर ने कह दिया है कमिंग सून, और गारंटेड आएगा। ठीक है, अभी आप समझिए कि फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होती है। बेटा क्या होता है, जैसे कि मान लें अगर हम सल्फाइड ओर्स की बात करें, सल्फाइड ओर का कोई एग्जाम्पल बताना जिसमें सल्फर होती हो। जैसे आयरन पाइराइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, FeS2, FeS2। ये सल्फाइड ओर ही तो है, जिसमें ऑक्सीजन लगी होती है उसे हम कहते हैं ऑक्साइड ओर, जिसमें सल्फर लगी होती है सल्फाइड ओर, जिसमें कार्बोनेट लगा होता है उसे कार्बोनेट ओर। तो अभी हम सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं। जो सल्फाइड ओर होते हैं, जैसे हम आयरन पाइराइट कहते हैं FeS2 को, सल्फाइड ओर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हल्के होते हैं। हल्के होने से क्या होता है, बहुत ही लाइट होते हैं, जबकि इसकी जो गैंज होती है वो भारी होती है। तो इसको सेपरेट करने का एक नया तरीका बनाया गया। क्या किया जाता है, एक इस तरीके से कंटेनर लिया जाता है, कंटेनर में ओर और ओर के साथ जो गैंज है वो यहाँ पे मौजूद है, और इसमें डाला जाता है थोड़ा सा पाइन ऑयल। क्या, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल एक्ट्स एज अ फ्रॉथिंग एजेंट। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। जैसे शैम्पू, डिटर्जेंट, सोप डाल दें और पानी को चलाएं तो झाग बन जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पाइन ऑयल डालते हैं। पाइन ऑयल से काफ़ी ज़्यादा फोम प्रोड्यूस होती है, फ्रॉथ प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इसमें ये थोड़ा सा ब्लड हो गया, देख रहे हो फ्रॉथ बन रही है, झाग बन रहे हैं ये काले काले। अभी इसमें क्या होता है कि पाइप के थ्रू यहाँ होल्स होते हैं, पाइप में कंप्रेस एयर भेजी जाती है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और उसमें फूंक मारो, ओ क्या कहते हैं उसे, स्ट्रॉ के थ्रू, तो बबल्स बनने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एयर पास करने पे इसमें बबल्स बनने लगते हैं, और ऐसे चर्न भी करते हैं, तेजी से घुमाते हैं तो इसमें ना बबल्स बनने लगते हैं बहुत सारे, फ्रॉथ बनने लगती है। पता है उस फ्रॉथ से जाके कौन चिपक जाता है, सल्फाइड के पार्टिकल्स हल्के होते हैं ना, वो झाग के साथ जाके चिपक जाते हैं और ऊपर तैरते रहते हैं। जबकि जो गैंज होती है, वो गैंज ना, पानी, यहाँ पे पानी मौजूद था, पाइन ऑयल और पानी, वो गैंज जो होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब करके हैवी हो जाती है, और हैवी होके कहाँ बैठेगी, नीचे। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, भारी हो जाती है ना, ऐसी ही गैंज पानी को एब्जॉर्ब करके भारी हो जाती है, वो नीचे बैठ जाती है, गैंज नीचे बैठ गई। जबकि ओर के पार्टिकल्स हल्के, वो फ्रॉथ के साथ जाके चिपक गए, और इस तरीके से फ्रॉथ जब ऊपर आ जाती है तो उसको सेपरेट किया जाता है। इस तरीके से को लुढ़का रहे हैं दूसरी जगह पे, और फिर ये फ्रॉथ के साथ सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के सल्फाइड के ऊपर पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, फिर उसे पानी से धो लिया जाता है, फ्रॉथ अलग हट जाती है, छान लेते हैं, सल्फर सल्फाइड के पार्टिकल्स, सल्फाइड और के पार्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। तो सल्फाइड के साथ जो गैंज मौजूद थी, गैंज नीचे रह गई, झाग के साथ सल्फाइड और आ गए और उसे धो दिया, सल्फाइड और अलग, गैंज अलग। इसे हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि फ्रॉथ फ्लोट कर रही है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसमें एक नंबर में आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द फ्रॉथिंग एजेंट, विच फ्रॉथिंग एजेंट इज यूज हियर, पाइन ऑयल यूज करते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर इसमें डायग्राम आप बनाएंगे,
इसमें प्रिंसिपल पूछते हैं एक नंबर में। ऑन व्हाट प्रिंसिपल? पता है किस प्रिंसिपल पे बेसिस पे आप इसे सेपरेट कर पाए? इस प्रिंसिपल पे कि जब गैंज और ओर दोनों पानी में डाले जिसमें पाइन ऑयल भी था और उसे चर्न किया, तो इसमें से एक ऐसी चीज थी जो पानी से वेट हो गई। कौन वेट हो गई? गैंज गीली हो गई। गीली होके क्या हुआ? एब्जॉर्ब करके भारी होके नीचे सेटल हो गई। लेकिन जो सल्फाइड के ओर के पार्टिकल्स थे वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसे हम कहते हैं सल्फाइडोज डज नॉट गेट्स वेट विद वाटर। एक चीज वेट हो जा रही है, एक चीज नहीं हो रही है, यही इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑन विच इट इज बेस्ड, प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ ओर विद ऑयल एंड गैंज विद वाटर। बात समझ गए कि नहीं? देखी गई है कि सल्फाइड ओर्स ही फ्रॉथ के साथ जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आई बेटा केमिकल लीचिंग। केमिकल मेथड या फिर लीचिंग, ये क्या होता है? बेसिकली केमिकल मेथड में क्या किया जाता है प्यारे, जो ओर है जिसके अंदर गैंज के पार्टिकल्स भी हैं उसको किसी एक केमिकल कंपाउंड से रिएक्ट करवाया जाता है। केमिकल कंपाउंड से जब रिएक्ट कराते हैं तो ओर के साथ जो गैंज है उसमें से ओर के पार्टिकल्स तो केमिकल कंपाउंड से रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ नए कंपाउंड्स बना लेते हैं, लेकिन जो गैंज है वो क्योंकि उस कंपाउंड से, केमिकल कंपाउंड से, रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर पाती तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और उसे फिर छान लिया जाता है। छान के गैंज के पार्टिकल्स अलग, लेकिन जो ओर था वो किससे, रिएजेंट से, केमिकल कंपाउंड से रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना लिया था। वो जो नया कंपाउंड बना उसके साथ फिर से केमिकल रिएक्शन करके वापस से जो ओर था उसे अलग निकाल लिया जाता है। लेकिन इस बीच ये सब करने से जो गैंज के पार्टिकल्स थे वो तो पहले सेपरेट हो गए ना छन के, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाए थे किससे, रिएजेंट से। तो केमिकल मेथड में ये होता है, एक केमिकल कंपाउंड डाला जाता है जो किससे रिएक्ट कर जाता है, ओर से, ना कि गैंज उससे रिएक्ट नहीं कर पाती। गैंज नीचे बैठ जाती है, छानो गैंज अलग, और जो ओर कंपाउंड से रिएक्ट कर लिया उसको वापस से वहां से कुछ और दूसरा केमिकल रिएक्शन करके उस ओर को वापस से रिकवर कर लिया जाता है। कैसे रिकवर किया जाता है पूरा एक्सप्लेनेशन ये तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में एल्यूमिनियम की पूरी मेटलर्जी, जिसमें पूरे शुरुआत से आखिरी तक 4 से 5 स्टेप डिटेल पढ़ने हैं। उसमें बताएंगे एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन जब करते हैं, एल्युमिनियम की मेटलर्जी, एल्युमिनियम का कंसेंट्रेशन जब करते हैं तब उसके लिए ये मेथड यूज करते हैं। तो वहीं पे इसको डिटेल इक्वेशंस के साथ, रिएक्शंस के साथ समझाऊंगा। फिलहाल इस मेथड को हम लीचिंग भी कहते हैं। ये है एल्युमिनियम का ओर, कौन सा, Al2O3.2H2O। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे लाल, मेरे दुलारे, आपकी क्रशिंग हो गई, कंसेंट्रेशन 4 मेथड से हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 था, हेमेटाइट था, रेड हेमेटाइट, इसमें से गैंज तो हटा दी कंसेंट्रेशन से, अब Fe2O3 बन गया। अब Fe2O3 को क्या करना पड़ेगा, हैं जी, ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी। ऑक्सीजन हटाने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन, जिसमें हम Fe2O3 में से O हटाएंगे। O कैसे हटाएंगे, ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो इससे ऑक्सीजन को चुरा लें, वो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस मेथड की बात कर लें। एक इंटरमीडिएटरी मेथड है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कई बार वो भी करना पड़ता है, हर बार नहीं, कुछ केसेस में एक तीसरा स्टेप इंट्रोड्यूस करना पड़ता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। वो क्या है आप समझिए। जैसे बेटा Fe2O3 है, Fe2O3 में से अगर आपको ऑक्सीजन हटानी है तो कैसे हटा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाल दो इसमें। कार्बन हैज गॉट हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब कार्बन की जो चाहत होती है ऑक्सीजन के लिए वो काफी ज्यादा होती है, किससे,
आयरन से, मतलब आयरन ऑक्सीजन को चाहता है, प्यार करता है, लेकिन उससे ज्यादा चाहने वाला ऑक्सीजन का कौन है? कार्बन। तो कार्बन इसे चुरा के ले जाता है, बिकॉज कार्बन हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो बेचारा आयरन अलग रह जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है इसके साथ जाके, लो रिड्यूस हो गया। ये एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसकी तो चाहत बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए, ये इसको चुरा के ले जाता है, बेचारा आयरन अकेला रह जाता है और एल्यूमिनियम चुरा के ले जाता है, Al2O3 बन जाता है। इस तरीके से Fe2O3 से Fe बनाया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। ये सन CO2 नहीं CO बनेगी। ठीक है, ये रिडक्शन तो हो गई बड़े आराम से, लेकिन Fe2O3 था तो आपने ये सब कर दिया, लेकिन बेटा जिस ओर की हम कंसंट्रेशन करके आ रहे थे वो Fe2O3 ना होके ZnS होता, तो ZnS सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन कौन से मेथड से करोगे? कंसंट्रेशन कौन से मेथड से करोगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन से आपने कंसंट्रेशन तो कर दी, साफ सफाई तो कर दी, गंदगी तो हट गई, लेकिन अब इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा? सल्फर हटाना होगा ना इसमें से। बेटा अगर ये ZnO होता तो इसमें से O हटाना तो आसान है, लेकिन सल्फर हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बात समझ पा रहे हो? सल्फर नहीं हट पाएगी भाई, बहुत मुश्किल है सल्फर हटाना। तो फिर क्या करा जाता है? अगर ऑक्साइड ओर्स हैं, ऑक्साइड ओर्स हैं तो O हटाना आसान होता है, लेकिन जो ऑक्साइड ओर्स नहीं है जैसे ZnS, जैसे ZnCO3, उसमें से कार्बोनेट और सल्फर हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक मेथड से ZnS को कोशिश की जाती है कन्वर्ट करने की, किसमें? ZnO में। ZnCO3 को कोशिश करी जाती है कन्वर्ट करने में, किसमें? ZnO में। क्योंकि एक बार अगर ये ZnO में कन्वर्ट हो गया तो इससे O हटाना आसान होगा, बजाय इससे सल्फर हटाना। ऐसे नीचे वाला केस। तो इसलिए जो लोग सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स होते हैं जो पहले से ऑक्साइड ओर नहीं है, उनके लिए ये वाला स्टेप अप्लाई होता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जिसमें पहले उन सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? लेट्स हैव अ लुक। लेकिन अगेन गारंटी, ये कमिंग सून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं रोस्टिंग कैल्सिनेशन कैसे की जाती है मेरे लाल। जैसे ये लीजिए, आपके पास ZnS है, अगर ZnS को आपको कन्वर्ट करना है ZnO में, तो पता है इसकी हीट की जाती है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसे हीट करते हैं तो ZnO O के साथ जाके मिल जाता है और क्या बन जाता है? ZnO। और S भी O के साथ चला जाता है, क्या बन जाता है? SO2। तो ये लीजिए, इस तरीके से ZnS कन्वर्ट हो गया किसमें? ZnO में। ओके, ऐसे ही अगर कार्बोनेट ओर है, ZnCO3 है, तो अगर इसे आपको ZnO में कन्वर्ट करना है तो इसे भी हीट करना पड़ता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया था, यहाँ आप ऑक्सीजन के बिना ही इसको हीट करते हैं। तो ये Zn, ये इसमें से पता है क्या निकल जाता है? CO2 निकल जाती है। CO3 में से CO2 निकल जाए तो एक O इसके साथ जुड़ जाती है, ZnO बन गया। और ये तो इस तरीके से कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इस मेथड को रोस्टिंग कहते हैं और इस मेथड को कैल्सिनेशन। जिस मेथड में सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है उसे हम कहते हैं रोस्टिंग, और जिस मेथड में कार्बोनेट ओर्स को in the absence of oxygen हीट किया जाता है to convert them into oxide ore is called calcination। बात समझ गए क्या होती है? इन दोनों की डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन डिफरेंसेस की बात करें तो बताइए जरा, जितना मैंने पढ़ा दिया दो डिफरेंस बताओ। पहला क्या है डिफरेंस? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है,
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। बात समझ गए? पहला। दूसरा, इट इज अप्लाइड फॉर सल्फाइड ओर्स, जबकि इट इज अप्लाइड फॉर कार्बोनेट ओर्स। क्या मेरी बात से सहमत हो? कई बच्चे भूल जाते हैं कि सल्फाइड ओर्स के लिए कौन सा प्रोसेस था, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, और कार्बोनेट ओर्स के लिए क्या था। तो ये तो समझ गए होगे, बहुत ही आसान है याद करना। कार्बोनेट का सी, कैल्सिनेशन का सी, यानी कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए की जाती है। बात, हाँ जी बेटा, ओके है, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात है बेटा मेरे प्यारे, ये जो रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, ये दो डिफरेंसेस तो पढ़े आपने। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में तो कन्वर्ट किया ही जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करके। लेकिन रोस्टिंग में एक फायदा और भी हो जाता है। पता है क्या फायदा होता है? कि जब हम इसे हीट करते हैं और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो कई बार क्या होता है, जो सल्फाइड ओर होते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, सल्फर की, फास्फोरस की और आर्सेनिक की। किस किस की? सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज डिजॉल्व, मतलब मिक्स होती हैं उसमें। मैं इम्प्योरिटीज की बात कर रहा हूं, मैं गैंज की बात नहीं कर रहा हूं। वापस दे जाना। किसकी बात कर रहा हूं? इम्प्योरिटीज की, ना कि गैंज। गैंज तो पहले हटा दी थी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लेकिन ये एलिमेंट्स इसके साथ मौजूद हैं अभी भी। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं सल्फाइड ओर्स के साथ, इसको कैसे हटाएं? जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस ओर को हीट करते हैं, तो ये तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो ही जाता है, साथ साथ में ये इम्प्योरिटीज भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इससे क्या बन जाएगा? P2O5। इससे क्या बन जाएगा? AS2O3। और ये ऑक्साइड बन के उड़ जाती हैं, अलग हो जाती हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, गैस बन के उड़ जाएगी ना, हट जाएगी ना इम्प्योरिटी सल्फर की उड़ के। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है रोस्टिंग का, एक्स्ट्रा बेनिफिट, कि इससे सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन जैसी इम्प्योरिटीज भी ऑक्साइड्स की फॉर्म में बन के रिमूव हो जाती हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑक्साइड कैसे बनेगी? यहाँ तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे ना। क्या मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? ठीक है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट, आपका ये भी स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप हो गया? रोस्टिंग हो गया, कंसेंट्रेशन हो गया, क्रशिंग हो गया। अब क्या आया? रिडक्शन। आपको मेटल का ऑक्साइड में, आपको क्या है, मेटल का ऑक्साइड मिल गया ना, ZnO मिल गया ना, ZnO मिल गया ना। अच्छा बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसकी क्या करोगे, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन करोगे। CaCO3 की जब कैल्सिनेशन करोगे, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करोगे, क्या बनेगा? CO+। तो आपको ऑक्साइड और तो मिल गया, अब इसकी क्या करनी पड़ेगी? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इससे क्या हटाना पड़ेगा? ऑक्सीजन। लेकिन मेरे प्यारे लाल, ऑक्सीजन हटाने के, उसको रिड्यूस करने का कोई एक सिंगल तरीका नहीं है, उसके भी 1 2 3 4 5 तरीके हैं। जैसे इसके 4 तरीके, कैल्सिनेशन रोस्टिंग के 2 तरीके, इसके भी 5 अलग अलग तरीकों से रिड्यूस किया जा सकता है। बोले सर इन पांचों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं। क्या इन चारों में से कंसेंट्रेशन के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, डिपेंड करेगा कि आप कौन से ओर की इम्प्योरिटीज, कौन से ओर की गैंज हटा रहे हो। अगर सल्फाइड ओर की गैंज हटा रहे हो तो कौन सा मेथड यूज होगा? फ्रॉथ फ्लोटेशन। अगर मैग्नेटाइट और Fe3O4 की गैंज हटानी है तो कौन सा मेथड यूज होगा?
मैग्नेटिक सेपरेशन। ऐसे ही ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करने के लिए, ऑक्सीजन हटाने के लिए इन पांचों में से कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते। ये लीजिए, हाँ जी, कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते। क्या करना होगा, डिपेंड होगा कि आप जो है जो रिड्यूस कर रहे हैं, जिस मेटल की ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना है, वो मेटल की जो ऑक्साइड है भाई, वो कौन से मेटल की ऑक्साइड है। क्या वो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, या वो मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, या वो मेटल बहुत कम रिएक्टिव है। जैसे देखिए, ये आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव, सबसे नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव, बीच वाले मॉडरेटली रिएक्टिव। तो जब आपको इन मेटल की ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इनकी ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना होगा, तो रिड्यूस करने के लिए वो 5 मेथड्स में से कौन सा यूज करना है, उसके लिए पहले आप देखोगे कि वो मेटल कैसा है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, या फिर लेस रिएक्टिव। तो वो डिटेल हमें यहाँ पे करनी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर वो मेटल ये वाले हैं गोल्ड और प्लैटिनम जैसे, भाई इनकी तो रिडक्शन की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो प्योर फॉर्म फ्री स्टेट में मिलते हैं, ऑक्साइड और थोड़ी मिलते हैं इसके, प्लैटिनम ऑक्साइड थोड़ी मिलता है, जमीन के अंदर क्या ही मिलता है, प्लैटिनम। तो इसकी रिडक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसके ऊपर वालों की जरूरत होती है। तो ये नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग करने जा रहे हैं कि रिड्यूस कैसे करें। लेकिन इसका पूरा मेथड हमें एक गो में पढ़ना होगा, वो 5 मेथड्स हैं। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि कहाँ कौन सा यूज करेंगे। तो आज हम इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, और ये अब हम लोग कल पढ़ेंगे, कल मतलब अगले सेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को इतने में से कुछ पूछना है तो पूछ लो, समझ में आ गया। चलिए भाई, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, टेक।